गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और 2500 के आसपास लोग हो चुके हैं। आप सबने अपने अपने आईडी से वॉच पार्टी और शेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा। अदरवाइज आपके वो फ्रेंड्स जो इवॉल्व इंडिया के फ्रेंड लिस्ट पे नहीं है वो हमारे इस वीडियो सेशन को नहीं देख पाएंगे। देखिए, अगर ना भी देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं। इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम ये सेशन खत्म होने के बाद इस पूरी रिकॉर्डिंग को अपने पेज पे पोस्ट कर देगा, आप उसको बाद में देख सकते हैं। दोस्तों, फिर से एक बार मैं अमित मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहली बार मैं फेसबुक पे लाइव आ रहा हूँ। आपकी लाइफ में जब भी कोई चीज पहली बार, हाँ पिछले 2 दिन में मैं 1-2 मिनट के लिए अपना मैसेज देने के लिए आया, लेकिन जब पहली बार आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपको टेंशन होती है। टेंशन क्यों होती है कि मुझे सेफ शॉप का बिजनेस करते हुए 12 साल हो गए। जब मैं वर्ल्ड लेवल पे था तब पहली बार मैं स्टेज पे आया जहां पर 800-900 लोग थे और अजय सर ने मुझे तैयार किया। जब मैं पहली बार स्टेज के ऊपर आया तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मंच पे खड़े होने के बाद जब मैंने माइक को पकड़ा और माइक को पकड़ने के बाद जब 800-900 लोगों ने तालियां बजाई तो एक बार में अचानक से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और फिर जो बात मुझे करनी थी वो मैंने बोलनी शुरू कर दी और वहां से ये सफर शुरू हुआ। अब 12 साल के लंबे सफर के बाद आज पहली बार एक ऐसा मौका आ रहा है जब मेरे सामने लगभग 2,500-3 हजार के आसपास लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत मेरी ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा जब मन में कम्युनिकेशन हो रहा है। जब मैं चाहता हूं कि आप सीटी बजाएं, हल्ला करें, ताली बजाएं और आप चाहते हुए वैसा नहीं कर सकते और कर भी रहे हो तो मैं देख नहीं सकता। सो आई एम अ बिट नर्वस, मैं थोड़ा सा नर्वस हूं। अगले 30 से 40 मिनट में आपसे बात करने वाला हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। ना वो कि अगले से 30 से 40 मिनट आप सब मेरा साथ देंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बहुत सिंपल सा है कि हम इस सेफ शॉप के बिजनेस को बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, आराम से कैसे कर सकते हैं। आज जो भी बातें मैं करने वाला हूं इन बातों का इनपुट मुझे दीपक सर ने और अजय सर ने दिया है। मैंने आज के अपने इस कन्वर्सेशन को आपसे जो मैं बातचीत करी, ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरी बातचीत है आपके साथ। मैं आपके साथ में अपनी कुछ उन एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं जो एक्सपीरियंस मुझे पिछले 12 साल के अंदर मिला। और एक्सपीरियंस पिछले 10-12 साल से जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस मैंने पिछले 2-3 दिनों में जब मुझे मालूम चला कि फेसबुक लाइव पे आना है तो मैंने अजय सर के साथ और दीपक सर के साथ डिस्कस किया और उनके साथ बातें करके जो बातें निकली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले 5 बातें करूंगा मैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने वाला हूं वो ये है कि हम जो ये बिजनेस कर रहे हैं, हम जो ये सेफ शॉप का बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है। और कि मेरा जो पहला सब्जेक्ट है, पहला टॉपिक है, वो है लीडर्स के लिए। इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा उन लोगों के लिए जो अभी आगे बढ़ने की कोशिश में है या आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। मेरा पहला सब्जेक्ट है नेचर ऑफ वर्क। ये सेफ शॉप का बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो हम और आप कर रहे हैं, मैं अपने सभी लीडर से सवाल पूछना चाहता हूं, उन सभी लीडर से। और वो सभी लोग लीडर हैं जिनकी टीम चाहे 5 लोगों की हो, जिनकी टीम चाहे 10 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 1000 की हो, 10,000 की हो, 1 लाख की हो या 10 लाख की हो। मेरा सवाल 10 लाख वालों से पूछने का बनता नहीं क्योंकि वहां मैं खुद नहीं पहुंच पाया। हाँ, तो मैं लाख तक के लोगों से सवाल पूछता हूं। जिनकी टीम 10 लोगों से लेकर के 1 लाख लोगों तक की टीम है, मैं उन सभी से ये सवाल पूछता हूं, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आप कर रहे हैं, जो सेफ शॉप का बिजनेस आप कर रहे हैं, इस बिजनेस का नेचर क्या है। अब हमें अगर अपने बिजनेस के नेचर को समझना है, हमें अपने काम को समझना है, सबसे पहले हम दूसरों के कामों को समझते हैं। मेरा सवाल है, जब आप किसी फौजी को देखते हैं, एक डिफेंस पर्सन को, चाहे वो एक आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, तो एक डिफेंस पर्सन को देखते ही आपके दिमाग में क्या विचार आता है कि उसका काम क्या है। तो डिफेंस पर्सन को देखते ही आपके दिमाग में विचार आता है कि इस फौजी का काम, चाहे वो आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, इस फौजी का काम है देश के लिए लड़ना और देश के लिए लड़ते लड़ते जरूरत पड़े तो सीने पे गोली खा जाना, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं आना। और क्योंकि हमको ये बात मालूम है कि ये फौजी का काम है, इसलिए हम फौजी की उसी हिसाब से इज्जत भी उतनी करते हैं। हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं, हम एक डॉक्टर को देखते हैं। तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके पहले हमारी और आपकी एक डॉक्टर को लेकर के सोच कुछ अलग ही थी, एक पुलिस वाले को लेकर के सोच कुछ अलग ही थी, उसके नेचर ऑफ वर्क को लेकर के। हमें ऐसा लगता था कोरोना वायरस के आने से पहले कि एक डॉक्टर का काम है, नेचर ऑफ वर्क है डॉक्टर का कि वो लोगों से पैसे लेगा और पैसे के बदले में इलाज करेगा। पुलिस वाले का काम है
क्योंकि उसको सरकार सैलरी देती है, तो पुलिस वाले का काम है समाज की सुरक्षा करना। और वो समाज की सुरक्षा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सरकार पैसे दे रही है। लेकिन जब से ये कोरोना वायरस चारों तरफ फैला, हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, हम सब अपने अपने घरों में बैठ गए, और फिर जब हमने न्यूज पे देखना शुरू किया कि किस तरह से हमारे डॉक्टर्स, किस तरह से हमारे पुलिस वाले अपनी जान पे खेल गए। ये जान के एक डॉक्टर कि मैं जिस मरीज का इलाज करने जा रहा हूं, उस मरीज का इलाज करते करते हो सकता है मेरी खुद की जान चली जाए, और ऐसा हो भी रहा है। उसके बावजूद भी वो डॉक्टर्स लोगों का इलाज करने में लगे हुए हैं। वो पुलिस वाले जिनके बारे में कभी हम अच्छा सोचते थे, कभी हम बुरा सोचते थे, उनको वहां सड़क पे खड़े देखते हैं, उन लोगों से लड़ते हुए देखते हैं, जो उनकी बातें, कुछ लोग जो उनकी बातें मान रहे हैं, कुछ लोग उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। आज जोक तो पुलिस वाले को टुकाई कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हमारा नजरिया उन पुलिस वालों के प्रति, हमारा नजरिया उन मेडिकल स्टाफ के प्रति, हमारा नजरिया उस डॉक्टर के प्रति बदला है। हमें समझ में आया है आज जो काम डॉक्टर कर रहे हैं, आज जो काम पुलिस वाले कर रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए, वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो इस देश का भला चाहते हैं, इस देश की जनता का भला चाहते हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है, जब कभी कभी हमारे पास मीडिया से न्यूज आती है कि कभी कहीं डॉक्टर के ऊपर पत्थरबाजी हो गई, पुलिस वाले के साथ में कहीं बदतमीजी हो गई, हमें दुख होता है। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम देश बहुत प्यार करते हैं। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हमें उनके काम की इज्जत है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लॉकडाउन के कारण हमको सोचने का थोड़ा सा समय मिला। हम खाली बैठे थे घर में, न्यूज देखने के अलावा और बातें करने के अलावा हमको कोई काम नहीं था। हमारा नजरिया बदल गया। वही खाली समय आप इस्तेमाल कीजिए ये सोचने के लिए कि हमारा काम क्या है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते रहे हैं कि सेफ शॉप का, टाइम सेलिंग का जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ये बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप किसी को प्लान दिखाएंगे, किसी को प्लान दिखाएंगे, उसका फॉलो करेंगे, फॉलो करके उसकी सेल निकालेंगे और फिर किसी को प्लान दिखाने चले जाएंगे। काम काम काम, आते जाओ आगे बढ़ते जाओ, आते जाओ आगे बढ़ते जाओ। नहीं, और ये बात लीडर से बोला। हमारे बिजनेस का काम है, हमारे इस बिजनेस का जो नेचर ऑफ वर्क है, लोगों को खींच के ऊपर लेके आना। इस बिजनेस में दो तरह के लीडर्स हैं। हजारों में से एक लीडर ऐसा होता है, और ये बिजनेस में दो तरीके से होता है। लीडर के लिए दो तरीके से होता है, पुश एंड पुल। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। अब हजारों में से एक लीडर ऐसा होता है जिसको पुश करना पड़ता है। मतलब एक लीडर है, उसके लेफ्ट में भी एक अच्छा बंदा है, राइट में भी एक अच्छा बंदा, और ऊपर वाला बंदा इतना शानदार है कि वो लेफ्ट और राइट को देख रहा है, तो ये लेफ्ट और राइट वाले लीडर को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, चल भाई ऊपर, चल भाई ऊपर, चल भाई ऊपर, चल भाई ऊपर। और धक्का देते देते कभी ऐसा होता है कि या तो ये लेफ्ट और राइट वाले उस लीडर को छोड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, या फिर उस लीडर से परेशान होकर ये लेफ्ट और राइट वाले बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा हजारों में किसी एक के साथ में होता है। 999 लोग मेरे जैसे होते हैं, 999 लीडर्स मेरे जैसे होते हैं। मेरे जैसे लीडर्स कैसे होते हैं कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर में आया था तो मुझे इस बिजनेस का कुछ भी अता पता नहीं था, थोड़ा सा डर भी लगता था, क्योंकि 1% लोग दुनिया में कॉन्फिडेंट है, 99% लोग मेरी तरह जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर थोड़ा सा कम होता है। तो मैं भी जब इस बिजनेस में आया तो मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी। लेकिन फिर ऐसे में क्या हुआ कि जब मैं इस नई दुनिया में आया, और इस नई दुनिया में आने के बाद चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, तो उस अंधेरे में से एक हाथ निकल करके आया, और उस हाथ का नाम था मिस्टर अजय पिल्ले। वो हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ा, मैंने उस हाथ को पकड़ा, और उस दिन जब मैंने उस हाथ को पकड़ा तो मेरे और अजय सर के बीच में एक वादा हुआ, बिना बोले, कि अमित ये हाथ पकड़ के रखना, तुमको मैं नीचे से खींच के ऊपर लेके जाऊंगा, पर बेटा शर्त यह है कि जिस दिन मैं तुम्हें खींच के ऊपर पहुंचा दूंगा, उसके बाद तुमको भी यही काम करना है। मैंने कहा अजय सर ठीक है, आप मुझे खींच के ऊपर लेके चलो, और जब आप मुझे खींच के ऊपर लेके चले जाओगे तब मैं भी दूसरे लोगों को खींचना शुरू कर दूंगा। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस दिन मैंने अजय सर का वो हाथ पकड़ा था कि हां सर मुझे खींच के ऊपर लेके चलो, क्या अजय सर का वो हाथ अकेला मैंने पकड़ा हुआ था, या मेरे साथ और भी कई हजारों लोगों ने पकड़ा हुआ था? दोस्तों कई लोगों ने पकड़ा था। लेकिन होता यह है कि जब हमें एक लीडर खींच के ऊपर लेके जा रहा होता है, आप भी ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करने की कोशिश करता हूं, जब हम एक लीडर खींच के ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है अपने उस लीडर पे, ये जिसे मुझे जिस रास्ते में खींच के लेके जा रहा है, जिस डायरेक्शन में खींच के लेके जा रहा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन लेके जा रहा है, और वो हाथ छोड़ता नहीं है। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है उस लीडर पे, और ये सवाल मैं लीडर से पूछता हूं, आपने लोगों के हाथ पकड़े हुए, आप उनको खींच के लाने की ऊपर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर खींच के लाने की कोशिश नहीं कर रहे होते तो आपको हजारों में से एक लीडर होते, इनका लेफ्ट राइट मैंने कहा था, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपको 999 लीडर्स में से हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, आपको 999 लीडर्स में से हैं जो अपना इतना दम रखते हैं कि अपने लोगों को खींच के ऊपर लेके आ
पास में। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि when you are pulling your people, जब आप अपने लोगों को ऊपर खींच के लेके आ रहे हैं तो उन लोगों का आपके ऊपर भी भरोसा होना बहुत जरूरी है। You have to win their trust. आपको उनका ट्रस्ट जीतना। कैसे? मेरी पहली कार, अगर मुझे अजय सर ने खींचा नहीं होता, अमित कार चाहिए, मेरी पहली कार नहीं आती। मेरी दूसरी कार सनी, वैगनआर थी मेरी पहली कार, दूसरी कार सनी मेरी नहीं आती अगर अजय सर ने मुझे खींचा नहीं होता। वीनस बन गया। रात को 1 बजे मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि अमित दिवाली में बम फटे तो धमाका, दिवाली में बम फटे तो धमाका, ऐसे फटे तो गुस्सा। अब रात को 1 बजे वो मैसेज मुझको जो भेजने वाली पर्सनैलिटी है वो है मिस्टर दीपक बिल्ला सर। अब रात को 1 बजे दीपक सर का ये मैसेज आया, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, और मुझको ये मैसेज समझ में नहीं आया कि दिवाली में बम फटे तो धमाका। मैंने सुबह उठ करके दीपक सर को फोन किया, मैंने कहा दीपक सर ये मैसेज समझ में नहीं आया सर, दिवाली का मौसम तो है, मार्च अप्रैल का महीना। दीपक सर ने बोला अमित वीनस का प्रमोशन है तुम्हारा तालकोटरा स्टेडियम में, अभी अगर ऑडी आएगी तो धमाका होगा, बाद में ऑडी लाओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैंने कहा अच्छा सर। बोला हाँ। दीपक सर ने मुझे फिर खींचा, मैं सनी में खुश था, दीपक सर ने मुझे फिर खींचा, मुझे ऑडी दिलवा दी। ऑडी का मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत परेशान था। अजय सर, हर सर, दीपक सर ने मुझे फिर से मिलकर खींचा, बोला A4 गई तो गई, अमित छोड़ना, सेफ शॉप है ना, जिंदा है तो ऐसी 50 गाड़ियां आएगी, 40 लाख की गाड़ी टूटते खत्म होंगे, टेंशन मत ले, 60 लाख की दूसरी गाड़ी लेकर के आ जा। हर समय मुझे खींचा गया। मेरे को जब पहला घर खरीदना था दिल्ली में, परेशान था मैं, कहां से आएगा कहां से आएगा। अजय सर ने खींचा, जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी, बाहर आ गया। एयरफोर्स की नौकरी कर रहा था, सेफ शॉप का बिजनेस कर रहा था, अजय सर ने, हर सर ने दोनों मिलकर खींचा, नौकरी से बाहर निकाला, फुल टाइम करियर के रूप में सेफ शॉप का बिजनेस करने को बोल दिया मुझे। आपको भी खींचना पड़ेगा लोगों को, हाँ, पर खींचने से पहले लीडर से समझा रहा हूं मैं कि आपको आपके उन लोगों पे वो लोग फिर चाहे इसको बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। एनीवे, सो चेक योरसेल्फ। और इसको लिखने के बाद उसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद मैं आपसे कहता हूं कि जो भी आपने लिखा, आपने चाहे उस तरफ लिखा कितना आप अपने आप को जानते हैं, चाहे आपने दूसरी तरफ लिखा कितना आप अपने आप को नहीं जानते हैं, दोनों ही जवाब गलत है, दोनों ही जवाब मिथ्या है। क्योंकि ना तो आपको यह पता है कि आप कितना अपने आप को जानते हो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ना ही आपको यह पता है कि आप कितना अपने आप को नहीं जानते हो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि हम ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे अंदर कोई गलती है। हमने सेफ शॉप का बिजनेस करना शुरू कर दिया, हम बहुत कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे अंदर में कोई फॉल्ट है। तो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए हम करते क्या है कि मैं एक दिन एक हाईवे पे एक कार लेके जा रहा था, अपनी ऑडी लेके मैं कार चलाता हुआ जा रहा था। अचानक से रास्ते में मेरी कार के अंदर में एक लाइट ऑन होती है और लाइट बताती है कि आपका अमित जी पीछे वाला टायर पंचर हो गया। मेरी गाड़ी की डिक्की में गाड़ी के पंचर, टायर के पंचर को ठीक करने वाला सारा सामान पड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी की डिक्की खोली और गाड़ी की डिक्की में से पंचर ठीक करने वाला सामान निकाला। एक इतना सा स्टिकर था, स्टिकर को टायर पे जहां मन किया वहां मैंने चिपकाया, और चिपकाने के बाद गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। क्या लगता है आपको मेरी कार का पंचर ठीक हो गया? नहीं। अगर मुझे कार के टायर का पंचर ठीक करना है तो मुझे सबसे पहले उस टायर में से यह चेक करना पड़ेगा कि टायर में से हवा कहां से निकल रही है। जब तक मैं ये ना चेक करूं कि टायर की हवा कहां से निकल रही है, तब तक मैं पंचर ठीक कैसे कर सकता हूं? और यही गलती हमारे साथ हो रही है कि हमारे में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी जगह है जिसके कारण हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो काम हमें करना चाहिए, पर हम अपनी मर्जी से कहीं भी पंचर लगाते हैं और गाड़ी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा पंचर ठीक हो ही नहीं पाता। पंचर ठीक नहीं हो पाता, उसके कारण क्या होता है? हमारी गाड़ी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाती जिस रफ्तार से हमें आगे बढ़ना है। दीपक सर का फोन आ रहा है। जिस रफ्तार से हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए करना यह होगा कि निंदक नियरे राखिए। एक सेकंड में इसके लिए कबीर जी एक दोहा बोल के गए हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी बोल के गए क्या? कि निंदक नियरे राखिए। अब इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको एक ऐसा व्यक्ति चुनना है जो आपको अंदर से अच्छी तरह जानता हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जानता हो। उस आदमी के पास जाइए और उस आदमी के पास जा करके उससे पूछिए कि मुझ में क्या अच्छा है और मुझ में क्या बुरा है।
अभी मैं सेकंड से लाइव गया हूँ, दोबारा नहीं गया सेकंड से, फिर से दोबारा स्टार्ट। सर को बोलना, अभी 1200 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सॉरी, दीपक सर का फोन आ रहा था, वो पहला वाला लाइव फीड कट गया बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, तो मैंने दोबारा वहीं से स्टार्ट किया है जहां से मैंने पिछले वाले को छोड़ा था। आप दोनों को मैच करके देख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप एक ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपको अंदर से और बाहर से जाए। और यहाँ पर मैं बात आपकी पर्सनल लाइफ की नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस सेफ शॉप बिजनेस के अंदर में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है मिस्टर सुबोध जी। सुबोध जी और हमने ऑलमोस्ट एक साथ काम करना शुरू किया और तब से लेकर के आज तक हमारी दोस्ती है। कई बार हमने साथ में ट्रेवल किया है, कई बार हम बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से बात करते रहे, हंसी मजाक, पार्टी, नाच गाना सब कुछ हमने एक दूसरे के साथ में किया हुआ है। मेरे एक और दूसरे बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर मनोज शर्मा जी। अब मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है और मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ सुबोध जी के पास में और मैं जाता हूँ मनोज शर्मा जी के पास में। अब सुबोध जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मनोज शर्मा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सुबोध जी और मनोज जी से जाकर मैं पूछता हूँ कि सुबोध जी और मनोज जी मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा काम है जो मुझे आता है और कौन सा ऐसा काम है जो मुझे नहीं आता है। तो सुबोध जी का जवाब क्या होगा मालूम है? क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सुबोध जी का जवाब बिल्कुल सिंपल सा होगा कि अमित भाई, अरे आप तो कमाल के आदमी है यार, आपको सब कुछ आता है। मनोज जी से जाके यही सवाल पूछूंगा तो मनोज जी का यही जवाब होगा, अरे मालिक क्या बात करते हो, आपको सब कुछ करना आता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसे आदमी के पास आपको जाना है जिसको, जो आपको अंदर तक जानता हो। क्यों? हमारी आंख का एग्जाम्पल समझिए। ये जो मेरी और आपकी आंख है ना, ये 20 मीटर भी देख सकती है, 100 मीटर भी देख सकती है, 200 मीटर भी देख सकती है, और अगर आपकी आंख बहुत शार्प है तो आप 1 किलोमीटर दूर तक का भी देख सकते हो। लेकिन आपको मालूम है, आपकी अपनी आंख एक चीज नहीं देख सकती, और वो क्या है? आपकी आंख के अंदर पड़ा हुआ कचरा। अगर आपकी आंख के अंदर दूर दूर तक की हर चीज को देख सकते हो, जज भी कर सकते हो, लेकिन गलती से अगर आपकी आंख के अंदर कचरा चला गया ना, तो आप नहीं देख सकते। आपकी आंख के अंदर का कचरा अगर आपको निकालना है तो या तो आपको किसी शीशे की जरूरत पड़ती है और या फिर आपको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो आपकी आंख के अंदर देख सके। वैसे ही सेफ शॉप का बिजनेस आपने ज्वाइन कर लिया है, पर किसी कारण अगर आपके अंदर में कोई कमी है तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो शीशे की तरह आपको देख सके। और यहां पर हम गलती करते हैं, वो व्यक्ति है हमारा अपलाइन। हम अपने अपलाइन के पास से तभी जाते हैं जब हमें कोई दिक्कत आती है। हम अपने अपलाइन के पास से सवाल पूछते तभी जाते हैं जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम अपने अपलाइन से कोई सुझाव तभी लेते हैं जब हम कहीं फंस जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने अपलाइन से जाकर के पूछते ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या ना करूं। ये पूछना भी तो बहुत जरूरी है। तो स्टेप नंबर 1 याद रखिए, अगर आपको जल्दी से कामयाब होना है तो अपना पंचर खोजिए। पंचर मतलब कि जहां से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उस वेस्टेज को खोजिए और अपने अपलाइन के पास जाइए जो आपको अंदर से बाहर अच्छी तरह से जानता हो, और फिर अपने अपलाइन के साथ बैठ करके टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 1 था 10 लोगों का नाम, टास्क नंबर 2 अपने अपलाइन, अभी तो आप उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं तो आपको फोन पे करना पड़ेगा, एक अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, तो फोन के ऊपर अपने अपलाइन से बात कीजिए। जब पहली बार अपने अपलाइन से बात करेंगे तो पहली बार आपका अपलाइन आपको खुल के बताएगा नहीं, आपको बार बार पूछना पड़ेगा, सर बताओ ना, सर बताओ ना, बोलेगा सब ठीक है, सब ठीक है, सब, क्योंकि आज तक आपने कभी उनसे पूछा ही नहीं, तो अचानक से कैसे बोल रहे? जब आप एक बार 2 बार पूछोगे तो आपका अपलाइन, आपका टीम लीडर दिमाग लगाना शुरू पड़ेगा, और फिर उसके बाद में अपनी 10 लेफ्ट में और 10 राइट में चीजों को लिखना है। लेफ्ट में क्या लिखना है? अपलाइन से पूछ के लिखना है कि मेरी 10 अच्छाइयां क्या है, खुद से नहीं, अपलाइन से पूछ के। और एक बार पूछ के काम नहीं होगा, 2, 3, 4, 5 बार पूछेंगे तब जाके आपको आपका अपलाइन सही जवाब देगा। लेफ्ट साइड में लिखना है मेरी 10 अच्छाइयां क्या है, और राइट साइड में लिखना है मेरी 10 कमजोरियां। बुराई नहीं, बुराई नहीं। कौन सा दुनिया में ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई बुराई ना, और कौन सा ऐसा इंसान है जिसमें कमजोरी ना हो? तो पहले 10 अच्छाइयां लिखनी है और 10 कमजोरियों को लिखना है। जो 10 अच्छाइयां आपको आपका अपलाइन बताएगा, उन अच्छाइयों को और मजबूत करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। और जो 10 कमजोरियां इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका अपलाइन बताएगा, उन 10 कमजोरियों को धीरे धीरे मजबूत करने की कोशिश करना। यही मैंने किया धीरे धीरे। अच्छा, कुछ काम मैं कर पाया और मैं से कुछ काम मैं नहीं कर पाया, बिकॉज़ नोबडी इज परफेक्ट, तो आप भी सब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी 10 कमजोरियों में से 5 कमजोरियों को भी दूर कर लिया तो आप एक बहुत कामयाब इंसान बन जाएंगे। ये था हमारे नए दोस्तों के लिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
अमित जी, ये तो बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी 10 अच्छाइयां गिन के निकाल ली और मैंने अपनी 10 कमजोरियां गिन के निकाल ली और अपने अपलाइन के साथ और इवॉल्व इंडिया सिस्टम के साथ में मिलकर के मैं अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को धीरे धीरे करके दूर कर लूंगा। लेकिन मुझे करना क्या है ये तो बताओ। आज तक यही समझ में नहीं आया कि करना क्या है। अब मैं जाता हूं फ्लैशबैक। फ्लैशबैक मतलब जब मैंने आपकी तरह इस बिजनेस को नया नया शुरू किया, हर सर हमारी ट्रेनिंग्स लिया करते थे। ज्यादातर ट्रेनिंग्स बुधवार के दिन या शनिवार के दिन मानसाद दिया करते थे और कभी कभी हर सर ट्रेनिंग लिया करते थे। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा, कभी कभी अजय सर भी आते थे, कभी कभी बी सिंह सर भी आया करते थे, विजेंद्र सर आया करते थे हमको सिखाने के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं फ्रेशर था और फ्रेशर लेवल के ऊपर में मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की मान सर से, हर सर से, अजय सर से, विजेंद्र सर से, बी सिंह सर से। एक बार मुझे लालवनी सर से भी ट्रेनिंग लेने, एक ही बार सिर्फ मौका मिल पाया मुझे लालवनी सर से ट्रेनिंग लेने का। इन लोगों से मुझको ट्रेनिंग लेने का मौका मिला और अगर आज मैं पीछे पलट के देखूं तो मैं फ्रेशर से पर्ल बन गया। शुरुआत में खुद सीखने जाता था और बाद में फिर टीम को वहां पे सीखने के लिए लेके जाता था। फ्रेशर से पर्ल बनने में मुझे 1 साल लगा था, पूरा 1 साल। 0 से 500 की टीम क्रिएट करने में 1 साल का समय लगा था। स्पीड उसके बाद मेरी बहुत तेज हो गई क्योंकि उसके कुछ 6 महीने के बाद मैं फुल टाइमर आ गया था और मेरी टीम में तब तक अच्छे लीडर्स भी डेवलप होना शुरू हो चुके थे। तो मैंने इस 1 साल के सफर के दौरान में एक चीज देखी कि ये जितने भी ट्रेनर स्टेज के ऊपर आया करते थे और हमको सिखाया करते थे, वो हमको एक कॉमन बात सिखाते थे। क्या कॉमन बात सिखाते थे? कि बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ड्रीम बिल्डिंग होनी बहुत जरूरी है। ड्रीम बिल्डिंग करने के बाद किसी भी एसोसिएट का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनवा करके उस लिस्ट को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। लिस्ट को कैटेगराइज करवा के उसकी लोगों की प्रोस्पेक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग के बाद में प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। प्लान दिखाने के बाद में 24 घंटे के अंदर में फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। फॉलो अप करने के बाद में फॉलो थ्रू मतलब बहुत जरूरी है। और ज्वाइनिंग कंप्लीट करते ही हर नए एसोसिएट को ट्रेनिंग में लेके आना बहुत जरूरी है। 1 साल तक मैंने इन 7 चीजों के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। ड्रीम बिल्डिंग करो, लिस्ट बनाओ, कैटेगराइज करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, ज्वाइन करवाओ, ट्रेनिंग में बिठाओ। यही 7 चीजें मुझको सिखाते रहे मेरे गुरु लोग। आज हम अपनी टीम को इन 7 चीजों के अलावा सब कुछ सिखाते हैं। ये 7 चीज नहीं सिखाते क्योंकि बड़े मुश्किल काम है। लिस्ट बनाना कितना मुश्किल काम, लिस्ट को कैटेगराइज करना कितना मुश्किल काम, ड्रीम बिल्डिंग करना कितना मुश्किल काम, प्लान दिखाना तो बहुत ही मुश्किल है, फॉलो अप तो कर ही नहीं सकते, ज्वाइन करवाना और भी मुश्किल है और ट्रेनिंग में लेके नहीं कर सकते। कुछ और सिखा रहे हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं पर हम कुछ और सिखा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं सीखा था। जब मैं आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं आपकी तरह इस बिजनेस में एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा था, जब मैं धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ रहा था, जब मेरा हाथ पकड़ के अजय सर मुझको खींच खींच के ऊपर लेके आ रहे थे, तब मैंने यही 7 चीजें सीखी थी। ड्रीम बिल्डिंग, लिस्ट को कैटेगराइज करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, ज्वाइन करवाना है और जो लोग ज्वाइन कर गए उनको ट्रेनिंग में लेके आना है। ये 7 काम करने हैं और लगातार करते रहने हैं, करने भी हैं और अपनी टीम से करवाते रहने हैं। क्योंकि इस 7 काम के बाद जो 8वां काम आता है ना, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, इवॉल्व या इस तरह के किसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का काम, लोगों को मोटिवेट करने का काम, टीम की मीटिंग और इस तरह की चीजों का काम, पार्टीज ऑर्गेनाइज करने का काम, आपका अपलाइन बैठा है देखने के लिए। जब जरूरत होगी आपको बोल देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आप फोकस करो इन 7 काम पे और ध्यान रखिए ये 7 काम आपको खुद भी करना है और आपको लोगों से भी करवाना है। सिल्वर से लेकर पर्ल तक मैंने इन 7 काम के अलावा कोई दूसरा 8वां काम नहीं किया। हाँ, इन बिटवीन जब मुझे अजय सर कुछ दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहे, हर सर कभी कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहे, मैंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाया। अब ये 7 काम हम क्यों नहीं करते? ये 7 काम जो हमारे इतने आसान हैं, ये हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे में शिकायतें बहुत हैं। हमारे अंदर में शिकायतें बहुत हैं और ये बिल्कुल सही समय है। मैं बोलूं ये भगवान की कृपा है, ऊपर जहां भी बैठे हैं, कृष्ण कन्हैया हो, राम जी हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, क्राइस्ट हो, जिस भी नाम से आप उनको बुलाते हैं, बड़ी कृपा है उनकी। उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। जो समय जिंदगी में हम कभी अपने आप को नहीं दे पाए, वो समय देने का समय आ गया हमारे पास। शिकायतें खत्म करते हैं हम। हमें शिकायतें किससे हैं?
हमें शिकायतें हैं अपनी वाइफ से, हमें शिकायतें हैं अपने अपने भाई से, अपने बहन से, हमें शिकायतें हैं अपने दोस्त से, हमें शिकायतें हैं अपनी अपलाइन से। हमें शिकायत नहीं है अपनी माँ से, हमें शिकायत नहीं है अपने पिताजी से। पिताजी से थोड़ी बहुत हो सकती है, माँ से कोई शिकायत नहीं है। अब वो समय आ गया कि हम उन शिकायतों को दूर करें, क्योंकि अगर हम शिकायतों को दूर नहीं करेंगे तो हम बेसिक्स पे कभी वापस नहीं आ पाएंगे, उन्हीं शिकायतों में उलझे रहेंगे। इन्हीं शिकायतों के कारण जब हमारा अपलाइन हमको बोलता है लिस्ट बनाओ, हमारा अपलाइन जब हमको बोलता है प्रोस्पेक्टिंग करो, हमारा अपलाइन जब बोलता है प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, ज्वाइन करवाओ, लोगों को ट्रेनिंग में लेकर के आओ, हमें शिकायतें इतनी ज्यादा हैं कि हम ये छोटे छोटे काम नहीं करते, इसके अलावा हम सारे काम करने की कोशिश करते रहते हैं और स्ट्रगल हमारा कभी खत्म ही नहीं होता है। आज शिकायतों को दूर करते हैं। तीसरा टास्क दे रहा हूं मैं आपको। तीसरा टास्क है लिस्ट बनाइए। देखिए अपनी धर्मपत्नी का नाम और उसके सामने लिखिए, देखिए मुस्कुराते हुए ये बात बोल रहा हूं, अपनी धर्मपत्नी का नाम लिखिए और उसके सामने लिखिए कि मेरे धर्मपत्नी में क्या 10 अच्छाइयां हैं। बहुत मेहनत लगेगी आपको। देखिए आप अगर मुझसे या किसी भी शादीशुदा आदमी से उसकी बीवी की 10 बुराइयां पूछे ना, तो 10 बुराइयां ठक 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 लिख देगा। लेकिन उसी धर्मपत्नी उसी बीवी की 10 अच्छाइयां लिखने के लिए कहेंगे तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो सोचिए, आज समय है हमारे पास। अपनी वाइफ की 10 अच्छाइयां लिखिए, अपनी सिस्टर की 10 अच्छाइयां लिखिए, अपने बच्चों की, बेटा है आपको बेटी है, उनकी 10 देखिए मैं किसी की बुराई लिखने की बात नहीं कर रहा। जब कमजोरी लिखनी थी टास्क नंबर 1 में, तो मैंने सिर्फ आपको आपकी कमजोरी लिखने के लिए कहा है, क्योंकि अपना पंजा ठीक करना बहुत जरूरी है। अब ये टास्क नंबर 2 याद रखिएगा, मेरे मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि अपनी वाइफ की 10 अच्छाइयां और 10 बुराइयां। नो, मैं आपसे कह रहा हूं अपनी वाइफ की 10 अच्छाइयां लिखिए, अपने भाई की 10 अच्छाइयां लिखिए, अपनी बहन की 10 अच्छाइयां लिखिए, और उसके बाद अपने पिताजी की 10 अच्छाइयां लिखिए, और सबसे आखिर में अपनी माताजी की 10 अच्छाइयां लिखिए। सबसे आसान काम यही है। मम्मी के बारे में 10 अच्छी बातें लिखनी हो जाता है, और पिताजी और माताजी को की 10 अच्छाइयां लिखने के बाद में आपको सबसे मुश्किल काम दे रहा हूं। सबसे मुश्किल काम ये दे रहा हूं कि अब आप अपने अपलाइन के बारे में 10 अच्छी बातें लिखिए। बहुत मुश्किल काम है। अपने अपलाइन के बारे में 10 अच्छी बातें लिखना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे एक बार ना डांटा था। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मेरे क्लास के सारे बच्चे टिफिन के टाइम पे जब इंटरवल हुआ करता था तो उसमें उनके पास में 2-3 रुपए हुआ करते, जिससे वो समोसा पकौड़े और आइसक्रीम खाया करते थे। मेरे पास में 2-3 रुपए नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम 3 भाई थे, तीनों भाइयों को पिताजी को पढ़ाना लिखाना होता था। उस समय मैंने क्या किया था कि मैंने अपने पिताजी की जेब में से एक 5 रुपए का नोट गायब कर लिया, चोरी की, एक 5 रुपए का नोट। और 5 रुपए में से 2 रुपए मैंने खर्च किए खुद अपने ऊपर, अपने एक दोस्तों के ऊपर। मैंने समोसे खाए, चाट वाट खाई, 1-2 पेन खरीदे, चॉकलेट 5 स्टार चॉकलेट हुआ करता था, चॉकलेट खरीदा। वो 3 रुपए लेकर के मैं घर जब वापस पहुंचा, 5 रुपए में खर्च ही नहीं कर पाया। आप बोलेंगे 5 रुपए? हाँ जी, मैं आज से लगभग 30-32 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तब 5 रुपए बहुत बड़ी रकम, आज का 2000 रुपए का नोट मान लो आप, तब का 5 रुपए इतना बड़ा था। सारे पैसे खर्च नहीं हो पाए। वापस पहुंचा घर पे, पिताजी ने जेब में पैसे देखे, जो होना था वो हुआ। बहुत प्यार किया पापा ने मुझको, कभी लेफ्ट में किया, कभी राइट में किया, कभी सर पे किया, कभी पीठ पे किया, हर तरह पिताजी का आशीर्वाद मिला। आज जब मैं उस इंसिडेंट को याद कर रहा हूं ना, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई फादर। कि अगर उस दिन मेरे पिताजी ने मुझको मेरे बाएं गाल पे, मेरे दाएं गाल पे, मेरे सर पे, मेरी पीठ पे, मेरी टांगों पे वो प्यार का आशीर्वाद, समझ गए ना आप मैं किस आशीर्वाद की बात कर रहा हूं, अगर वो नहीं दिया होता तो शायद आज उस दिन से मेरा रास्ता गलत शुरू हो गया होता। आई फील सो प्राउड कि मेरे पिताजी ने उस दिन मुझे पीटा था, उस दिन मारा था, क्योंकि वो अपने बेटे को सही करना चाहते थे। और मेरे पिताजी ने जब मुझको मारा था ना, आज कोई मुझे लिखने के लिए बोलेगा ना, तो उसको भी ऐसे ही लिखूंगा कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मेरे पिताजी ने मुझे पीट पीट के सुधारा था। इस बिजनेस में आपका अपलाइन वही रोल प्ले करता है जो आपकी लाइफ में आपके पापा और मम्मी ने प्ले किया है। लेकिन पापा और मम्मी ने जब डांटा तो वो आपको सुधारने के लिए डांटा, और इस बिजनेस के अंदर जब आपके अपलाइन ने कभी कभी आपसे 2 कड़वी बातें बोल दी तो आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। इसलिए मैंने सबसे मुश्किल काम आपको सबसे लास्ट में किया है। 10 बातें फिर से रिपीट करता हूं, टास्क नंबर 3, 10 अच्छी बातें अपनी वाइफ के बारे में, 10 अच्छी बातें अपने भाई अपने बहन के बारे में, 10 अच्छी बातें अपने बच्चों के बारे में, और उसके बाद में 10 अच्छी बातें अपने मां और पिताजी के बारे में, और लास्ट में सबसे मुश्किल काम
10 अच्छी बातें आपको अपने अपलाइन के बारे में लिखनी है। अगर आप ये काम कर लेंगे आप बहुत ही कामयाब इंसान बन सकते हैं। राइट? इस लाइन को मैं खत्म ऐसे करता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। अपनी बुराइयां अच्छाइयां हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें अपने अपलाइन के अंदर में 10 अच्छाइयां चुन के बाहर निकालनी है और उसको पढ़ना है और समझना है। पॉइंट नंबर 3, मेरे घर में आटा खत्म हो गया। लॉकडाउन चल रहा है, मेरे घर में आटा खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा? क्या मैं पड़ोसी को बताने के लिए जाऊंगा कि दोस्त मेरे घर में आटा खत्म हो गया, 5 किलो आटा बाजार से खरीद के लेकर के आ जाओ? नहीं। मेरे घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, क्या मैं पड़ोसी को बोलने जाऊंगा? नहीं। अगर मेरे घर में आटा खत्म हो गया है तो उस आटे को लेकर के बाहर से आना मेरा ही काम है। अगर मेरे घर में गैस खत्म हो गया है तो गैस लेकर के आना मेरा ही काम है। मेरे घर के अंदर में कांच का ग्लास है, बड़ा प्यारा सा कांच का ग्लास है, 100 रुपए का एक ग्लास था, 600 रुपए का 6 ग्लास का सेट में खरीद कर लेकर के आता हूं और अचानक से साफ करते करते मेरा उस 6 में से एक ग्लास जो है वो टूट जाता है। जैसे ही वो मेरा एक ग्लास टूट जाता है मुझे बहुत दुख होता है, खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। बोलता हूं ये क्या किया तुमने, 100 रुपए का ग्लास टूट गया। जानते हैं कि आपके घर में आटा जब खत्म हुआ तो आप खुद वो आटा लाने घर से बाहर क्यों निकले? जानते हैं जब आपके घर में गैस खत्म हुई तो आप घर से खुद निकल कर बाहर गैस लेने क्यों गए? जानते हैं जब आपके हाथ से आपके घर का आपका खुद का खरीदा हुआ जब वो कांच का ग्लास टूटा तो आपको दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपके दिल के अंदर में ये फीलिंग है कि ये घर मेरा है, तो इस घर में किसी भी चीज की कमी अगर होगी तो उसको पूरा भी मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर में फीलिंग है कि ये ग्लास जो कांच का 100 रुपए का है, इस कांच के ग्लास को खरीद के मैं लेके आया हूं, ये मेरा ग्लास है और अगर ये ग्लास टूटा है तो ये मेरा नुकसान हुआ है। ओनरशिप है आपके अंदर। आप मानते हैं ये बात, ये घर आपका है, मानते हैं ये बात, इस घर की सारी जरूरतें आपकी है, मानते हैं ये बात कि आपके घर के अंदर में एक एक चीज जो आप खरीद के लेकर के आए हैं वो आपका है, चाहे वो आपका टीवी है, चाहे वो आपका फ्रिज है, चाहे वो सोफा है, चाहे वो आपका बेड है। लिस्ट बनाइए। टास्क नंबर 3, लिस्ट बनाइए। कौन कौन सी चीज है आपके पास जिसको आप अपना मानते हैं? मैं आपके घर की बात कर रहा हूं। लिस्ट बनाइए कौन कौन सी वो चीज है जिसको आप अपना मानते हैं। टास्क नंबर 4 है, सॉरी। लिस्ट बनाइए। हजारों चीजों की लिस्ट बना देंगे आप। वो पीछे मेरी और अजय सर की फोटो से अगर मुझको कोई लिस्ट बनाने को बोलेगा ना तो उस दीवार से लेकर के जो पीछे फोटो है उससे लेकर के ये तकिया, ये पिल्लो, ये सोफा, ये टेबल, ये फोन, ये पंखा, ये लाइट, जितना सब कुछ है सब मैं लिस्ट में लिख दूंगा, जो कि सब मैं खरीद के लेकर के आया हूं। अब मैं आपसे बोलता हूं दूसरी लिस्ट बनाने के लिए। ये सेफ शॉप का बिजनेस आपका है, ये कंपनी आपकी है या किसी और की है? जिस तरह से आपके घर का हर एक सामान आपका है ना, चाहे वो एक ग्लास हो, चाहे वो एक कप हो, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, जैसे आपके घर का हर एक सामान आपका है ना, आप उसके मालिक हो ना, वैसे इस सेफ शॉप कंपनी के भी मालिक आप। जिस दिन आपकी आईडी सेफ शॉप बिजनेस के अंदर बनी उस दिन से आप उस बिजनेस के मालिक बन गए। पर दिक्कत यह है कि 100 रुपए के ग्लास का मालिकाना अधिकार मुझे समझ में आता है। ये 100 रुपए का ग्लास मेरा है, ये 50 रुपए का चम्मच मेरा है, ये 20 रुपए का या 100 रुपए का या 200 रुपए का बल्ब जो मेरे घर में लगा हुआ वो मेरा है। पर ये लाखों करोड़ों का बिजनेस है, ये मेरा नहीं है। ये बिजनेस या तो मेरी डाउनलाइन का है या ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है। टास्क नंबर 4 मैंने आपको दिया था, एक लिस्ट बनाइए उन सभी चीजों की जो चीजें आपको लगती हैं कि आपकी अपनी है। साथ ही साथ लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो सेफ शॉप बिजनेस में आपको लगता है कि आपका अपना है। नहीं बना पाएंगे आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक लिस्ट बननी चाहिए। हर वो व्यक्ति जो कामयाब होना चाहता है उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए। आज आप शुरू कर रहे हैं, सकता है आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया हो, तो आइए इसके को थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं कि आने वाले समय में लॉकडाउन आज से 15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में 15 दिन के बाद हम घर से बाहर निकलेंगे, 15 दिन के बाद हम खुल के काम करना शुरू करेंगे, 15 दिन के बाद जब एक शेर घर से बाहर आएगा तो वो कौन कौन सी चीज है जो आने वाले समय में इस सेफ शॉप के बिजनेस में मेरी होगी। मेरा प्रेजेंटेशन कहां हो रहा होगा, मेरी ट्रेनिंग कहां पे हो रही होगी, मेरी टीम मीटिंग्स कहां पे होगी, मेरी टीम का अपना ऑफिस कहां पर होगा। सेफ शॉप के बिजनेस को लेकर के उन सब चीजों को जिनको आप ओन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो आपका हो, बनाइए एक लिस्ट। अगर है
कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी आज अपनी है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बनाइए एक लिस्ट। ये समय है, खाली समय है आपके पास, मेरे पास, दोनों के पास। अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए कि अगले 3 महीने में कौन कौन सी चीजें हैं जो सेफ शॉप के बिजनेस में मेरी हो सकती हैं। मेरी अपनी ट्रेनिंग, मेरा अपना छोटा सा ऑफिस, मेरा प्रेजेंटेशन, या जहां मैं प्लान दिखाता हूं, क्योंकि कुछ लोग प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेनिंग का मेरा मतलब है कि जहां पे मेरे लोग सीखने के लिए जाएंगे, और प्रेजेंटेशन मतलब वो है कि जहां पे मेरे गेस्टों को, मेरी टीम के गेस्टों को प्लान दिखाया जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग? तो कहां मेरी प्रेजेंटेशन होगी? मेरी प्रेजेंटेशन, मेरे अपलाइन की नहीं, मेरे डाउनलाइन की। कहां मेरी प्रेजेंटेशन हो रही होगी, कहां मेरी ट्रेनिंग हो रही होगी, कहां मेरी टीम का अपना खुद का ऑफिस होगा। मीटिंग पॉइंट, ऑफिस नहीं, मीटिंग पॉइंट कहां पर होगा? बनाइए एक लिस्ट, क्या क्या चीजें हैं आप जिनको ओन करने वाले हैं आने वाले कुछ समय में, और जिनके पास है ऑलरेडी वो भी एक लिस्ट बनाइए, और इंश्योर कीजिए कि आज के बाद जिन जिन चीजों को आप सेफ शॉप के बिजनेस में ओन करते हैं, आज के बाद उनमें से कोई भी चीज का, जिस तरह से 100 रुपए के ग्लास को टूटने में आपको दुख होता है और आप चाहते हैं वो कभी ना टूटे, इस तरह से आज के बाद आप जिन भी चीजों को सेफ शॉप के बिजनेस में ओन करते हैं, उनमें से किसी भी चीज को किसी तरह कोई नुकसान आज के बाद आप कभी नहीं होने देंगे। और मेरा आज का आखिरी पॉइंट है, शुक्रिया अदा करता हूं सुपरवाइजर का, आपको भी करना चाहिए। बड़े परेशान हैं आप, लॉकडाउन हो गया, 25 दिन हो गए, काम नहीं कर पा रहे, ये शुक्रिया अदा कीजिए। आज से 102 साल पहले 1916 में स्पेनिश फ्लू आया था। जैसे आज कोरोना है ना, वैसे ही आज से 102 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। जिस तरह की महामारी आज आप देख रहे हैं, ऐसी महामारी आज से 102 साल पहले आई थी। 102 साल के बाद पहली बार पूरी दुनिया को मौका मिल रहा है कि घर में बैठ के अपने बारे में कुछ सोच सके, और शुक्रिया अदा कीजिए सुपर वाले का। गलती से, क्योंकि आप और मैं घर पे बैठे हुए हैं, जो कि हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, क्योंकि हम नेटवर्कर्स हैं, हम लीडर्स हैं, पब्लिक डील का काम करते हैं। गलती से अगर मैं डॉक्टर होता, गलती से मैं अगर पुलिस वाला होता, गलती से मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता जो एसेंशियल ड्यूटीज में है, गलती से मैं पैरामिलिट्री में होता, गलती से मैं मेडिकल स्टाफ में होता, गलती से मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, साफ सफाई के डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता, ये सब मुझको नहीं मिल रहा होता। क्योंकि जितने लोग मेडिकल फील्ड से हैं, जितने लोग सिक्योरिटी के फील्ड से हैं, जितने लोग समाज सेवा के फील्ड से हैं, जितने लोग लोगों की मदद करने के फील्ड से हैं, वो सभी के सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी जान अपनी हथेली पे रख के लोगों की मदद करने के लिए घर से बाहर पड़े। अरे भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको समय मिला है अपने बारे में सोचने का। 15 दिन बचे, सिर्फ 10 और 5 15, 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कभी आपको टाइम नहीं मिला अपने बारे में सोचने का, आज मिला है आपको टाइम अपने बारे में सोचने का। आपके पास 2 ऑप्शन है। जो टाइम आपको मिला है ना, जो बड़ी मुश्किल से मिला है, जो 102 साल के बाद मानव के इतिहास में मानवता को एक साथ समय मिला है अपने बारे में सोचने का, आपको तो 2 ऑप्शन है। 15 दिन बचे सिर्फ, आपका 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि इस 15 दिन को वैसे ही गुजार दीजिए जैसे पिछले 25 दिन गुजारे हैं आपने, और 15 दिन के बाद जब 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा तो आप वैसे ही घर से बाहर निकलिए जैसे आज से 25 दिन पहले घर में बंद हुए थे। और ईश्वर ने जो आपको गिफ्ट दिया है ना, जो वरदान आपको ईश्वर से मिला है इस लॉकडाउन के रूप में, उस वरदान को बर्बाद कर दीजिए। ये आपका तो पहला ऑप्शन, बड़ा आसान काम है। दूसरा ऑप्शन यह है कि 15 दिन बचे हैं, इन 15 दिनों के अंदर टास्क नंबर 5, कौन सा एक ऐसा काम है, कौन सा एक ऐसा काम है जिसको आप सीख के बाहर निकलेंगे। 15 दिन है सिर्फ। आप में से बहुत सारे लोग सीख चुके होंगे, आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम का बहुत भरपूर इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अगर जिन लोगों से गलती हो गई कि उन्होंने अपने इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, उनसे सवाल पूछता हूं मैं, सिर्फ 15 दिन बचे हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको ये समय मिला है। डोंट वेस्ट दिस टाइम, यूज दिस टाइम टू डेवलप योरसेल्फ। अपने आप को विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। यही 15 दिन, अगर आपने पिछले 25 दिनों का इस्तेमाल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गलती से आपसे वो पिछले 25 दिन बेकार हो गए हैं, पिछले 25 दिनों में आप वो सब कुछ नहीं कर पाए जो आप अपने लिए कर सकते थे, तो यही 15 दिन आपके पास बचे हैं। इन 15 दिनों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए अपने ऊपर। और टास्क नंबर 5 लिखिए, वो कौन से ऐसे काम है जिनको आपको सीखना है अगले 15 दिनों के अंदर। और जब 3 मई को इवॉल्व इंडिया का ये बब्बर शेर जो आज हमें सुन रहा है, जो आज हम एक साथ बैठे हुए हैं, जब इवॉल्व इंडिया का हर एक सिपाही जो आज हमें सुन रहा है, आज मुझे सुन रहा है,
इवॉल्व इंडिया का हर वो लीडर, इवॉल्व इंडिया का हर वो एसोसिएट, इवॉल्व इंडिया के परिवार का हर वो व्यक्ति जिसको हम अपना समझते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है। जब हमारे ये बच्चे आज से 15 दिन के बाद, सिर्फ 15 दिनों के बाद 3 मई को, भगवान करे ऐसा हो कि लॉकडाउन खत्म हो जाए और 3 मई को जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो इवॉल्व इंडिया के ये 20-25 लाख टाइगर्स, इवॉल्व इंडिया के 20-25 लाख सोल्जर्स, इवॉल्व इंडिया के 20-25 लाख लीडर्स अगर एक एक नई नॉलेज, एक एक नई क्वालिटी, एक एक नए हुनर के साथ अगर बाहर निकलते हैं तो हम सब मेरे दोस्तों आज से 15 दिन के बाद 25 लाख नई क्वालिटीज के साथ, 25 लाख नई नॉलेज के साथ, 25 लाख न्यू इंस्पिरेशन के साथ, 25 लाख न्यू आइडियाज के साथ एंड 25 लाख न्यू रीजंस के साथ घर से बाहर निकलेंगे। और 25 लाख लोग अगर एक साथ एक नए आइडिया के साथ, एक साथ अगर एक कारण के साथ, एक साथ अगर एक नॉलेज के साथ, एक साथ अगर एक मिशन के साथ घर से बाहर निकलेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, समय लगेगा दुनिया में इवॉल्व इंडिया का और सेफ शॉप का नाम, झंडा सबसे ऊपर होगा। मेरे दोस्तों मैं अपने इस लाइव सेशन को यहीं खत्म करता हूं। आई होप कि मैं आपको कुछ सिखा पाया। फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूं, सिर्फ 1 मिनट का समय आपसे और लूंगा। टास्क नंबर 1 सभी के लिए 10 लोगों का हमारा काम है लोगों को खींच के ऊपर लेके आना। टास्क नंबर 1 ये है आपके लिए, 10 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आने वाले समय में आप खींच के ऊपर लेके आएंगे। शर्त यह है कि उन 10 लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और अगर भरोसा नहीं है तो भरोसा जीतिए, ये बिल्कुल सही समय है भरोसा जीतने का, बातचीत करना शुरू कीजिए। टास्क नंबर 2 चेक योरसेल्फ। अपने अपलाइन से आपने आज तक तभी बात की है जब आपको कोई दिक्कत हुई है। अब ये बिल्कुल सही समय है जब आप लॉकडाउन में हैं, आपका अपलाइन भी लॉकडाउन में है, आप भी खाली हैं, आपका अपलाइन भी खाली, तो अपने अपलाइन के पास जाइए और पूछिए उनसे कि सर मुझे बताइए मेरे अंदर में 10 अच्छाइयां क्या है और मेरे अंदर में 10 बुराइयां क्या है। एक बार में आपका अपलाइन आपको नहीं बताएगा। और यहाँ पे अपलाइन का एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपको ठीक से नहीं जानते हो, आपके काम करने के तरीके को ठीक से जानते हो, जो आपके काम करने के तरीके को बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं। ये सवाल आपको उनसे पूछना है। जब पहली बार सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उनसे पूछा ही नहीं है। हमने कभी नहीं पूछा जा करके अपने अपलाइन से बताइए मेरे अंदर में कमजोरी क्या है। तो थोड़ा समय तो आपके अपलाइन को भी लगेगा समझने में कि क्या अच्छाई बताऊं क्या बुराई बताऊं, पर आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपने उस अपलाइन से पूछना है जो आपको अंदर से बाहर बिल्कुल बेहतर तरीके से जानता है। सर बताइए मेरी 10 अच्छाइयां क्या है और बताइए मेरी 10 कमजोरियां क्या है। बुराइयां नहीं बोलूंगा, 10 कमजोरियां क्या है। जो आपकी 10 अच्छाइयां आपको आपका अपलाइन बताएगा उन अच्छाइयों को और मजबूत करना है और ताकतवर बनाना है। और जो 10 कमजोरियां आपको आपका अपलाइन बताएगा उसको एक लेसन के रूप में, एक सबक के रूप में लिख के रखना है और उन कमजोरियों को धीरे 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 दूर करना है। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपसे कहा था, बेसिक्स पे वापस आइए। हमारा काम है लोगों की ड्रीम बिल्डिंग करना। हमारा काम है ड्रीम बिल्डिंग करके उनका लिस्ट बनाना, लिस्ट बनवा के लिस्ट को कैटेगराइज करना, लिस्ट को कैटेगराइज करके प्लान प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में प्लान दिखाना, प्लान दिखाने के बाद में फॉलोअप करना, फॉलोअप करने के बाद ज्वाइन करवाना और जिस चीज को ज्वाइन करवाया उसको ट्रेनिंग में लेकर के आना। यही काम करना है और करवाना है। हाँ, ये था गेस्टों के लिए। जो एसोसिएट है उनके पास खाली समय है तो लिस्ट में एक नाम और ऐड कर दीजिए, एसोसिएट्स। अभी तक आपने गेस्टों की लिस्ट बनाई, दीपक सर पहले सेशन में आए थे, पहले सेशन में दीपक सर ने होमवर्क दिया था, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। लिस्ट बनाइए अपने गेस्टों की और लिस्ट बनाइए अपने एसोसिएट्स की और टच में रहिए। टास्क नंबर 3 मैंने आपको क्या दिया है? टास्क नंबर 3 मैंने आपको दिया है कि 10 अच्छाइयां लिखनी है अपनी पत्नी के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने भाई और बहन के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने बच्चों के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने पिताजी के बारे में और 10 अच्छाइयां अपनी माताजी के बारे में। और जब आप इन सब की अच्छाइयों को लिख लें उसके बाद में दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना है, 10 अच्छाइयां लिखनी है अपने अपलाइन के बारे में। और जब अपने अपलाइन के बारे में 10 अच्छाइयां लिख रहे होंगे तो अपने अपलाइन के बारे में वैसे ही सोचिएगा जैसे आप अपने पिताजी और अपनी मम्मी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके पापा और मम्मी भी आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपके अपलाइन भी आपको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यह है टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 4 जो मैंने आपको दिया है वो बहुत ही आसान है। 2 लिस्ट बननी है। एक लिस्ट उन चीजों की जिनको आप ऑलरेडी ओन कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सारे सामान, वो सारी चीजें जो आप अपनी समझते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। और दूसरी लिस्ट बननी है आपकी उन चीजों की जो सेफ शॉप के बिजनेस में आप ओन कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर ओन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी सेफ शॉप आपकी कंपनी है, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम इवॉल्व इंडिया का आपका सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का
आपका बिजनेस है। आपकी टीम आज 2 की है, 4 की है, 400 की है, 4000 की है, 40,000 की है, 1 लाख की है, वो आपकी टीम है। आपको उस टीम को ग्रो करवाने के लिए क्या क्या चीजों को आपके पास में होना बहुत जरूरी है, उसकी लिस्ट आपके पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो सामान अगर आपके पास में है, आज अगर उन चीजों की ओनरशिप आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज किन किन चीजों को इन फ्यूचर मुझको ओन करना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे मीटिंग पॉइंट हो, चाहे प्रेजेंटेशन का पॉइंट हो, जो कुछ भी आप ओन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को स्टोर करने की जगह हो, किट को स्टोर करने की जगह हो, आप उनकी लिस्ट आज बनाइए और जब जब उन चीजों को ओन करते चले जाए तो उसके ऊपर में टिक करते चले जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने आपको दिया है वो ये दिया है, टास्क नंबर 5। 15 दिन बचे हैं, 25 दिन खत्म हो चुके हैं। 3 मई को शायद हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो जाए, बाकी तो मोदी जी बताएंगे। 25 दिनों का समय अगर आपने वेस्ट कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन है आपके पास। शाहरुख खान ने डायलॉग मारा था किस फिल्म चक दे इंडिया में, 70 मिनट 70 मिनट, ये 70 मिनट है आपके पास। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ, ये 15 दिन है आपके पास। इन 15 दिनों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और डिसाइड कीजिए कि इस 15 दिन के बाद इवॉल्व इंडिया का हर एक शेर और शेरनी जो मुझे सुन रहा है, जब घर से बाहर निकलेगा, आज से 15 दिनों के बाद इवॉल्व इंडिया का हर एक शेर, हर एक टाइगर, जब हर एक टाइगर और एक टाइगर जब घर से बाहर निकलेगा, अगर हम और आप एक नई चीज सीख के, एक बदलाव अपने अंदर लेके आए, जिस दिन घर से बाहर निकलेंगे, जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म होगा, मां कसम बोलता हूं, मां कसम बोलता हूं, ऐसा तूफान लाएंगे, ऐसा तूफान लाएंगे कि हम और आप मिलकर के नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचेंगे। और वो इतिहास होगा सेफ शॉप कंपनी का, वो इतिहास इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का, और वो इतिहास होगा आपका। दुनिया आपका नाम सुनने के लिए इंतजार कर रही है, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। बाई चांस अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो